प्रकाश यहाँ पे सभी अतिथिगण को स्वागत करता हूँ और जितनी मेरी माता बहना है उन सबका भी स्वागत करता हूँ। जय भीम। तो मैं आज ऐसे शख्स के बारे में बात बताने वाला हूँ कि ऐसे शख्स जिनको संस्कृत पढ़नी भी नहीं दी जाती थी, उनसे कह दिया जाता था कि ये तो ब्राह्मणों का विषय है, आप क्या करोगे पढ़ के। तो उन्होंने बॉम्बे से इंटर पास की इंग्लिश में और बीए पास की पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में। वो अभी रुके नहीं, आगे गए और कोलंबिया यूनिवर्सिटी, मतलब वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी थी वहां से, तो वहां से उन्होंने इकोनॉमिक्स में, हिस्ट्री में, सोशियोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में एमए की और वहां भी नहीं रुके, पीएचडी करने के लिए निकल गए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने अपनी एमएससी की पढ़ाई पूरी की और वहां से लॉ की पढ़ाई की और डॉक्टरेट भी वहीं से की उन्होंने। अभी भी वो नहीं रुकने वाले थे, उन्होंने एक किताब लिखी जिसके ऊपर उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन हुई। मतलब संस्कृत पढ़ने नहीं दी जा रही थी जिस लड़के को, उसने एक किताब लिखी और उस किताब के बेस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ। ये कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि वो एक दलित समाज, सबसे निचले पायदान से उठकर एक दलित समाज का महार जाति का लड़का उठ के आता है और एक किताब लिखता है जिसके किताब के ऊपर एक बैंक आरबीआई का फॉर्मेशन होता है। ये हमारे लिए बहुत गरिमा की बात है। मेरे बाबा साहब ऐसे ही थे जिनका जन्म 1891 में 14 अप्रैल 1891 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। ये पढ़ने में बहुत शौकीन थे, ये पढ़ना चाहते थे, लेकिन दलित समाज में पैदा हुए महार जात के लड़के को पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो इनके पिताजी आर्मी में थे, जैसे तैसे जुगाड़ करके इन्होंने अपना एडमिशन ले लिया, लेकिन क्लास में बैठने तक नहीं दिया जाता था, इनको बाहर बैठा दिया जाता था। स्कूल में जो मटका होता था घड़ा, उससे पानी पीने का अधिकार नहीं था। इनको पियोन द्वारा पानी पीने दिया जाता था, उनसे कह दिया जाता था कि जब पियोन आएगा वो पानी पिलाएगा, ये मटके को छू ना पाए, इस बर्तन को छू ना पाए, ऊपर से इतना पानी पिलाना चाहिए, छू ना जाए, क्योंकि ये अछूत है। लेकिन जिस दिन पियोन नहीं आता था, इनको पानी पीने नहीं मिलता था। इन्होंने अपनी एक बुक में लिखा भी है, नो पियोन नो वाटर, मतलब जिस दिन अगर पियोन नहीं आएगा इनको पानी पीने नहीं दिया जाएगा। इसी बीच इनकी शादी हो गई, इनकी रमाबाई से शादी हो गई। इनके वहां से 5 बच्चे पैदा हुए, जिसमें से 4 बच्चे इलाज की कमी के कारण एक एक करके मारे गए। उसके बाद में इतनी कठिनाई और जिल्लत भरी जिंदगी को, जहाँ पे कोई आम आदमी होगा डिप्रेशन में चला जाएगा, इन्होंने रुके नहीं। इन्होंने 1927 में इन्होंने एक सत्याग्रह निकाला, जिसमें इन्होंने कहा कि कुएं से पानी पीने का हमारा ये सार्वजनिक स्थल है, जिसमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए, और वहां पे जाके रुके नहीं और अधिकार अपने मांगे, जिससे उन्होंने हमेशा लड़े, वहां पे अड़े रहे। इन्होंने आगे चल के हिंदू सिविल कोड में भी और महिलाओं के लिए हित में भी बहुत सारे काम किए। मेरा कहना तो यह है कि जितनी हमारी माता बहनें यहाँ पे सुन रही हैं, उन सबको अपने कमरे में, रूम में जहाँ भी रहते हैं, एक बाबा साहब की मूर्ति तो जरूर लगानी चाहिए और उनके कम से कम दिन में एक बार हाथ जोड़कर धन्यवाद भी बोलना चाहिए, क्योंकि जितना बाबा साहब ने आप लोगों के लिए किया है, उतना किसी अकेले इंसान ने किया, उतना बाकी लोगों ने मिलकर भी नहीं किया। और देखा जाए तो ये बाबा साहब की कृपा है कि आप अपने आज पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल पा रही है। ये सिर्फ मैं शूद्र महिलाओं के लिए बात नहीं कर रहा, ये यहाँ पे जितनी हिंदू महिलाएं होती हैं, बाकी सभी महिलाओं के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब उन जमाने में हिंदू महिलाओं के अलावा जितनी महिला थी उनको भी कोई अधिकार नहीं थे। और मैं बात करूँ दलित महिलाओं की, तो उसमें यह था कि दलित महिलाओं के जो कपड़े थे, साड़ी जो पहनती थी घुटनों से ऊपर, घुटनों के बराबर पहनती थी, उनको नीचे पैरों तक साड़ी पहनने का अधिकार भी नहीं था। ये अधिकार भी हमारे बाबा साहब ने ही दिलवाया था। इतनी बड़ी उपाधि उन्होंने हमारे लिए जो की है, हमें उसका हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए। और खुली अब मैं बात कर लूँ कि जो हमारे बाबा साहब थे, जब उन्होंने संविधान लिखा था, उनकी इंटेलिजेंस के बारे में कुछ बात बता देता हूँ कि वो इतने इंटेलिजेंस थे अपने समय में कि जब संविधान लिखा गया था, संविधान सभा के जितने भी वहाँ पे अध्यक्ष थे, सदस्य थे, उनमें इतना भी कोई इंटेलिजेंट, मतलब देखा जाए तो मतलब ज्ञान में इतना कोई नहीं था जो उनके बराबरी कर सके। सिर्फ एक थे BN राव, जो सदस्य तो नहीं थे लेकिन एक सलाहकार थे, जिनको शायद आप जानते हो या फिर कहीं भी पढ़ा हो, BN राव नाम थे। वो कहीं ना कहीं इनके आसपास मान लो उन्हें थोड़ी बहुत नॉलेज थी, वरना ऐसा कोई नहीं था जो इनकी बराबर नॉलेज रख सके। इसी को देखते हुए 1947 में हमारा देश आजाद हो जाता है। तो आजाद होने के बाद प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के पास लिस्ट लेके जाते हैं, कैबिनेट लिस्ट, उसमें देखते हैं तो गांधी जी उनसे बोलते हैं कि इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम कहाँ है। तो उन दोनों में बहुत बहस होती है। उसके बाद में बहस के बाद में एक हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी हैं, उनको कानून मंत्री बना दिया जाता है। उनकी इंटेलिजेंस के आधार पर ही हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर को संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन भी बना दिया जाता है। इनका एक विचार भी था कि बुद्धि
बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम विचार अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि हमें जब जितनी हमें बुद्धि का विकास कर लेंगे, कहा भी जाता है कि एजुकेशन इज द टूल, क्योंकि एजुकेशन के बिना हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इन्होंने एक दिया था, जैसे आजकल मैंने कई लोगों से सुना है कि ना तो हमें जितना ये आरक्षण मिल रहा है, ना तो इस आरक्षण से हमें कुछ फायदा मिल रहा है और ना ही हमारे कानून कुछ कर रहा है। तो बाबा साहब ने उस दिन भी ये कहा था, और मैं आज आप उसको बात को बताने जा रहा हूँ कि बाबा ने 1 लाख करोड़ की बात कही थी कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इसीलिए आप शिक्षा ग्रहण कीजिए। अगर शिक्षा आपके पास है तो आपको ना तो कोई कंट्रोल कर सकता है और ना आप किसी के कंट्रोल में आ सकते हो। इसीलिए जितना जोर दे सके अपने शिक्षा को ग्रहण करने में जोर दीजिए। और अगर मैं उन लोगों के बारे में बता दूं जो कहते हैं कि बाबा साहब ने क्या किया क्या नहीं किया, तो मैं उन लोगों के बारे में बता दूं कि बाबा साहब उस्मान अली एक था जो 2000 करोड़ रुपए दे रहा था उस समय बाबा साहब को। अगर बाबा साहब ने ले लिए होते तो पूरी पार्लियामेंट खरीद ली होती उस समय और प्रधानमंत्री खुद बन जाते। तो आज के प्रधानमंत्री में उस समय के प्रधानमंत्री में इतना फर्क था कि पावर कुछ ज्यादा ही थी, तो आज का जो हाल है कुछ और ही होता। लेकिन हमारे बाबा साहब ऐसे नहीं थे। हमारे बाबा साहब एक उदारवादी इंसान थे। एजुकेशन इज द टूल, जो मैंने आपको बताया, हमेशा एजुकेशन की हमें कदर करनी चाहिए। तो मैं तो आज शपथ ले रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस बात से शपथ लें कि हमें सबसे ज्यादा महत्व सिर्फ शिक्षा को ही देना चाहिए। शिक्षा के अलावा हमें जो भी महत्व देना है वो शिक्षा के बाद में रखना चाहिए। तो मैं आज अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय भीम।